हेलो नमस्कार सभी दोस्तों को, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लो एकेडमी पर। तो हमने जो है पिछला एक चैप्टर पढ़ लिया था। अब रचना प्रबोध का जो है हम दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है वर्ण विचार एवं अक्षरिक खंड। ठीक है, इसके बारे में जानकारी लेंगे। अध्याय 2। थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं ताकि किसी को देखने में दिक्कत ना हो। ठीक है, हाँ अब ठीक है। भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते उसे क्या कहते हैं? वर्ण कहलाते हैं। जैसे एक शब्द है पीला। पीला शब्द के यदि टुकड़े किए जाएं तो वे होंगे पी प्लस ला। अब यदि पी और ला के भी टुकड़े किए जाएं तो उसमें पै हलंत प्लस ई, ले हलंत प्लस आ, इस प्रकार होंगे। अब यदि पै प्लस ई, पै ई ले और आ के भी हम टुकड़े करना चाहें तो यह संभव नहीं है। ये ध्वनियाँ वर्ण कहलाती हैं, अर्थात जिनके टुकड़े नहीं किए जा सकते और अधिक उन्हें क्या कहते हैं? वर्ण। ये ध्वनियाँ दो ही प्रकार की होती हैं, एक तो स्वर और एक व्यंजन। ठीक है, वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं और शब्दों के मेल से वाक्य तथा वाक्यों के मेल से भाषा बनती है। अतः वर्ण ही भाषा का मूल आधार है। हिंदी में वर्णों की संख्या 44 है। मुँह से उच्चारित होने वाली ध्वनियाँ और लिखे जाने वाले इन लिपि चिन्हों को दो भागों में बांटा जा सकता है। कौन कौन से हैं दो भाग? एक तो है स्वर और दूसरा है व्यंजन। ठीक है, जो वर्ण बिना किसी दूसरे वर्ण स्वर की सहायता के बोले जा सकते हैं वे स्वर कहलाते हैं। ये 11 होते हैं। ठीक है, स्वरों की संख्या 11 है। ए, आ, ई, ऊ, री, ए, ओ और औ। ये सभी ध्वनियाँ ऐसी हैं जिनका उच्चारण बिना दूसरी ध्वनि के किया जा सकता है, मतलब इनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जा सकता है। ए, ई, ऊ मूल स्वर हैं, ये अश्व स्वर हैं क्योंकि इनके उच्चारण में दीर्घ स्वरों से कम समय लगता है। री का हिंदी में अशुद्ध प्रयोग नहीं होने के कारण री प्लस ई के उच्चारण के रूप में प्रयुक्त होने लगा है। केवल ऋतु, ऋषि, ऋण आदि कुछ शब्दों के लेखन में ही इसका प्रयोग मिलता है। इसका उच्चारण री यानी रे प्लस ई होता है। ठीक है, स्वर कितने प्रकार के होते हैं? स्वर दो प्रकार के होते हैं। एक पहला स्वर है अश्व स्वर और दूसरा दीर्घ स्वर। अश्व स्वर किसे कहते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में अपेक्षाकृत कम समय लगता है वे अश्व स्वर कहलाते हैं। ये 3 है। ये 4 है। ए, ई, ऊ और री। ठीक है, ए, ई, ऊ और री। और दीर्घ स्वर कौन कौन से? जिन स्वरों के उच्चारण में मूल स्वरों की तुलना में दुगना समय लगता है वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। ये 7 हैं। तो आ, ई, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। ठीक है, ये है सारे दीर्घ स्वर है। अंग्रेजी के आ स्वर का भी प्रयोग हिंदी में होने लगा है, जैसे डॉक्टर, कॉलेज आदि, है ना। अब देखते हैं व्यंजन। अगर संस्कृत में देखें ना इनको तो एक अश्व स्वर, दीर्घ स्वर, एक प्लुप्त स्वर और होता है संस्कृत में, लेकिन हमारी हिंदी में 2 ही चलते हैं। ठीक है, अब देखते हैं व्यंजन। व्यंजन की अगर बात करें, जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? व्यंजन कहलाते हैं। मूल रूप से व्यंजन स्वर रहित होते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं।
व्यंजन के उच्चारण में फेफड़ों से निकलने वाली सांस मुख के किसी अवयव उच्चारण स्थान से बाधित होती है। जब हम किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं तो वह किसी स्वर की सहायता से ही उच्चारित होगा। जैसे प का उच्चारण करने पर प और ए की सहायता से उच्चारित होगा। हल चिन्ह क्या किसे कहते हैं? व्यंजन के स्वर रहित होने का परिचायक है। स्वर रहित व्यंजन यानी स्वर रहित का मतलब जिस भी व्यंजन में स्वर नहीं है उसे स्वर तो वहाँ पर हलंत लगाया जाएगा। ठीक है। स्वर रहित व्यंजन के साथ हल चिन्ह लगाया जाता है या फिर खड़ी पाई वाले व्यंजन चिन्हों की खड़ी पाई हटा दी जाती है। उसके अर्ध रूप का प्रयोग किया जाता है। मतलब जिसके पास खड़ी पाई होती है ये प्रकार की, उसकी खड़ी पाई हटा ली जाती है जब भी व्यंजन आधा हो जाता है, या फिर उसमें हलंत लगा दी जाए तो भी वर्ण आधा हो जाता है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। जैसे हिंदी में व्यंजन है, जैसे ये हिंदी व्यंजन, जैसे देखो ये उदाहरण दिख रहे हैं। अपराह्न में है के ए पे हल चिन्ह लगा दिया, पाठ्य में ठे के ऊपर हल चिन्ह लगा रखा है। इसी प्रकार और भी उदाहरण हो सकते हैं। हिंदी व्यंजन, स्वर युक्त व्यंजन एवं व उनका वर्गीकरण, यानी उच्चारण स्थान के आधार पर। उच्चारण स्थान के आधार पर देखते हैं। उच्चारण स्थान के आधार पर ऐसे वर्ण जो कंठ से बोले जाए, ऐसे वर्ण जो तालु से बोले जाए, ऐसे वर्ण जो मूर्धा से बोले जाए, ऐसे वर्ण जो दांत से बोले जाए और ओष्ठ से बोलने वाले, और इस प्रकार उच्चारण स्थान के आधार पर बांटा गया है। जैसे कै वर्ग का अगर उच्चारण किया जाए तो जैसे कै वर्ग, कै में ए आ कै खे, कै वर्ग तो इसका पूरा आएगा और इसमें ए आएगा और विसर्ग आएगा और है आएगा है। इन सब का उच्चारण कंठ है। उच्चारण स्थान कौन सा है? कंठ। और इन ध्वनियों को क्या कहेंगे? कंठे ध्वनि कहा जाता है इनको। ठीक है, अर्थात कंठ से बोली जाने वाली ध्वनियाँ। दूसरे नंबर पर जो है चय वर्ग। चय वर्ग का उच्चारण स्थान कौन सा है? तालु। और चय के साथ में ई और ई, छोटी ई और बड़ी ई दोनों, और क्या नाम से ये और से सलजम वाला। ठीक है, इनका उच्चारण स्थान भी तालु ही है। ठीक है, और इनको तालव्य ध्वनियाँ कहा जाता है। टे वर्ग में देखो, टे वर्ग पूरा होगा। टे वर्ग के साथ साथ री, से और से षटकोण वाला से और ये रे, तो इनका उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा, और इन ध्वनियों को मूर्धन्य ध्वनि कहा जाता है। ठीक है, उसी प्रकार आगे देखते हैं तय वर्ग। तय वर्ग तो पूरा तय वर्ग आएगा इसमें, और इसमें लय और स और आएगा। ठीक है, लय और स, स्लेट वाला। ठीक है, तो इनका उच्चारण स्थान दांत होगा और इनको दंत्य ध्वनि कहा जाता है। जैसे पै वर्ग और पै वर्ग के साथ साथ ऊ और ऊ। ठीक है, इसका क्या है? ओष्ठ है उच्चारण स्थान, और इनको ओष्ठ्य ध्वनि कहा जाएगा। ए और ए तो इनको कंठ व तालु से बोला जाएगा। कंठ और तालु से क्यों बोला जाएगा भाई? इनको ए इसलिए बोला जाएगा कि जी ये इनका ए, इस ए का निर्माण जो है ए प्लस ई से मिलकर हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब ये कंठ से बोली जा रही है और ये तालु से बोली जा रही है, तो ये कौन सी? कंठ और तालु दोनों से मिलकर बोली जाएगी। ठीक है, और वह जो है ये दंत और ओष्ठ दोनों से बोली जाती है, और ओ जो है कंठ और ओष्ठ दोनों से बोली जाएगी। ठीक है, और ये वह जो है दंत और ओष्ठ दोनों से, और ये ओ और ओ जो है औ ये कंठ और ओष्ठ दोनों से बोली जाएगी। ठीक है, इसका ओ को बता देता हूँ क्यों बोली जाती है। जैसे ये ओ ए प्लस ऊ, इससे मिलकर जो है ये ओ बनता है, तो ये कहाँ से? ये कंठ से बोली जाएगी और ये ओष्ठ से, तो ये दोनों ये इसको किससे बोलेंगे? कंठ ओष्ठ से। ठीक है,
नासिक की ध्वनि कौन कौन सी होती है, इनको भी देख लेते हैं एक बार। नासिक की ध्वनि जो जिनके उच्चारण नाक से हो, जैसे क वर्ग का पांचवा, च वर्ग का पांचवा, ट वर्ग का पांचवा, त वर्ग का पांचवा और म वर्ग का पांचवा वर्ण, इनका उच्चारण नासिका के साथ साथ क्रमशः कंठ, नासिका से तो इनका उच्चारण होगा ही होगा, और इनके साथ साथ क वर्ग क वर्ग का कंठ से और च वर्ग का तालु से, फिर जो है ट वर्ग का मूर्धा से, और जो है त वर्ग का दंत से, और प वर्ग का ओष्ठ से स्पर्श से होता है, अतः इन्हें नासिक के व्यंजन कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं, यह र ल व को अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। ऊष्म व्यंजन कौन कौन से हैं, जिनसे ऊष्मा निकलती है, जैसे ये स सर्जम वाला, स षटकोण, स सलेट और है हल, ये स है। इन वर्णों का उच्चारण स्थान के साथ साथ प्रवास वायु छोड़ने, यानी वायु छोड़ने वाली सांस के घर्षण से होता है। हमारी जीभ स का उच्चारण करते समय तालु से और स का उच्चारण करते समय मूर्धा से तथा स का उच्चारण करते समय दांतों से घर्षण करती है। मतलब इनका जो है ये स है ना, इनका आपको उच्चारण स्थान किस प्रकार है, जैसे स सलजम वाला है, इसका जो है उच्चारण स्थान जो है जीभ का उच्चारण स्थान तालु से, और स षटकोण वाले स का उच्चारण स्थान मूर्धा से, और स सलेट वाले स का किससे, दांतों से घर्षण करती है श्वास वायु। ठीक है, अब कुछ संयुक्त अक्षर हैं, उनको भी देख लेते हैं। जैसे छ त्र घ स्र, ये संयुक्त व्यंजन है। जैसे ये जो छ है, क और स से मिलकर इसका निर्माण हुआ है, तो ये छ बन गया। और त प्लस र प्लस ए के मिलने से त्र बन गया। और जो है ज और च के अंतिम वर्ण पांचवें वर्ण से मिलने से ग का निर्माण हो गया। और जो है से सलजम वाला और र, इनके मिलने से श्र का निर्माण हो गया। स और प्लस र इन प्लस ए, इनके मिलने से श्र का निर्माण हो गया। ठीक है, इस वाले से का श्र का निर्माण। ठीक है, हिंदी में घ का उच्चारण ग, इसका अगर इसका अपन उच्चारण करें तो इसका उच्चारण होगा ग, ये वाला, ये जय नहीं होगा, जय नहीं होगा, ये इसका उच्चारण होगा ग। ठीक है, उच्चारण स्थान होता है, इसलिए इसका विस्तार ग ये ए की तरह भी अब होने लगा है। लेकिन अगर इसका उच्चारण स्थान तो इस तरह होता है, लेकिन जो है इसका विच्छेद करें अपन, इसको तोड़े इसको, तो इसका ज प्लस च वर्ग का अंतिम वर्ण प्लस ए, जब इसका निर्माण होगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आगे जो है अभ्यास प्रश्न है, अभ्यास प्रश्नों को देख लेते हैं। यानी स्वर और व्यंजन में अंतर स्पष्ट करो। स्वर स्वर क्या होते हैं, जिनको स्वतंत्र रूप से बोला जा सकता है। व्यंजन जिनको स्वरों की सहायता से बोला जाता है। ठीक है, और हिंदी के संयुक्त अक्षर कौन कौन से हैं, हिंदी में कितने संयुक्त अक्षर है, 4 हैं। ठीक है, और निम्नलिखित वर्णों के उच्चारण स्थान बताइए। ये च वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, तालु। ठीक है, फिर ट वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, मूर्धा। ठीक है, और प वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, ओष्ठ है। और जो है ओ का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ और ओष्ठ। ठीक है, कंठ और ओष्ठ दोनों है। इसको देख लेते हैं। निम्नलिखित अक्षरिक खंड विच्छेद से बनने वाला सही शब्द चुनिए। ठीक है, अब देखो सही शब्द चुनो। जो है ल प्लस ई प्लस ख, जैसे ली ख लिखा है इसमें,
ले प्लस ई प्लस खे प्लस आर है ना, इसमें क्या आएगा, लिखा आएगा। ठीक है, जैसे मैं प्लस री प्लस द प्लस आ, तो इसमें क्या आएगा, मृदा, मृदा, ये वाला मृदा आएगा। ठीक है, और इसमें रे प्लस ऊ प्लस पे प्लस ए, तो इसमें क्या आएगा, रू पे, ये रे तो ऐसे कैसे आ जाएगा, और इसमें बड़ा हुआ आएगा। ठीक है, तो बड़ा ऊ कौन सा होगा इसमें, ये वाला, ये छोटा रू होता है और ये बड़ा रू होता है। ठीक है, रू, रूप। ठीक है, अब इसके बाद देखो, बे प्लस रे प्लस ए प्लस जे प्लस ए, तो ब्रिज, तो ये वाला ब्रिज होगा इसमें, ब्रिज, ये नहीं ये वाला नहीं होगा, इसमें ये वाला होगा भाई ब्रिज, ये वाला ब्रिज होगा, इसमें ये नहीं होगा। ठीक है, ये गलत है, ये वाला ब्रिज सही है। ठीक है, और चलो अब आगे चलते हैं। आगे है निम्नलिखित वाक्यों का अक्षरी खंड विच्छेद कीजिए। वाक्य का इनको तोड़ना है, जैसे वह प्लस आ प्लस कै प्लस, ये इस प्रकार तोड़ना है, इस प्रकार सभी को तोड़ सकते हैं अपन। ठीक है, ये हो गया चैप्टर कंप्लीट। और अगला जो चैप्टर है वो है ये शब्द विचार, इसको अगली वीडियो में देखते हैं। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।